नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आज तीसरे दौर का मतदान जारी है और आखिरी राउंड उसका एक तरह से समझ लीजिए चल रहा है। 2 घंटे की वोटिंग अब बाकी है, लेकिन 3 बजे तक का जो आंकड़ा है उसमें यूपी में 48.81% वोटिंग हुई है। अलग अलग इलाकों के जो अपडेट्स हैं हमारे सामने, उसमें अब पंजाब भी देखिए। पंजाब में जो 3 बजे का आंकड़ा है वो 49.81, लेकिन यानी कि लगभग 50% वहां पर वोटिंग हो गई है। अब 2 घंटे का मतदान और बाकी है। हालांकि यह आकलन 3 बजे तक का है। 59 सीटों पर उत्तर प्रदेश में 48.81% मतदान। पहले हम सीधे आपको लिए चलते हैं पंजाब के बठिंडा, जहां से हमारे साथ इस समय सत्येंद्र चौहान जुड़े हैं। सत्येंद्र, अधिकतर जगहों पर आज के दौर में हम देखते हैं कि आमने सामने की टक्कर रहती है, लेकिन पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर बहुकोणीय मुकाबला है और सब कुछ पेचीदा लग रहा है, लेकिन लोग उत्साह के साथ निकल रहे हैं, तो यह संकेत भी अच्छा है। जी देखिए, जहां सुबह की बात करें, सुबह तक पंजाब काफी पिछड़ रहा था और सुबह जब तुलना हो रही थी तो पंजाब में पहले घंटे में 4% मतदान हुआ था और यूपी में 8 उससे ज्यादा मतदान हुआ था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, धीरे धीरे देखिए, जहां पर भी मैं कैमरा दिखा रहा हूं लोगों की कतारें आपको दिख रही हैं और अभी भी ये बठिंडा का रूरल इलाका है और आप देखिए अभी भी जो मतदान करने वाले लोग हैं वो बड़ी तादाद में लोग घरों से निकल कर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से मतदाताओं में जोश है कि ये पिछला रिकॉर्ड तोड़ सकता है। 3 बजे तक 49.81 यानी कि 50% जो है पार हो चुका है फिलहाल इस वक्त तक। और 4 बजे के जो अब नतीजे आएंगे वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की प्रशंसा करने के लिए काफी है, क्योंकि चुनाव आयोग ने लोगों को काफी जागरूक किया था। इसके साथ ही अगर राजनीतिक माहौल की बात करें तो श्वेता, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है होशियारपुर या फिर गुरदासपुर, एक आध जगह को छोड़ दें, छिटपुट घटनाओं के अलावा कहीं पर भी कोई हिंसा नहीं हुई है, कहीं पर भी चुनाव में कहीं तनाव देखने को नहीं मिला है। सब जगह स्मूथली जो है स्नेहपूर्वक जो है पूरा ये चुनाव चल रहा है। हालांकि नेताओं की बात करें तो नेताओं की बयानबाजी जारी है और इस समय भी जहां पर मैं खड़ा हूं, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर अभी भी मतदाता लाइन में लगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर पंजाब का जो ये मुकाबला है दिलचस्प और रोमांचक है और जब तनाव ना हो, किसी तरह की कोई क्रिया प्रतिक्रिया ना हो, तो उस समय कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो नतीजा है वो भी कहीं ना कहीं चौंका सकता है, क्योंकि मुकाबला जो है 1-2 पार्टियों में नहीं, 3 पार्टियों में नहीं, 4 पार्टियों में नहीं, 5 जगह पर अलग अलग तरीके से मुकाबला हो रहा है। और जो सबसे बड़ी तादाद में पंजाब को कहा जाता है कि किसानों से भरा हुआ प्रदेश है, तो वहां पर किसान खुद से अपना संगठन बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर अब जो नतीजा होगा उस पर सबकी निगाहें लगी रहेंगी और वो नतीजा किस तरफ जाता है। हालांकि दावे और वादे की बात करें तो हर नेता दावा कर रहा है कि जीत उनकी होगी, लेकिन के हिसाब से बता रहा है कि संजय जी, जब एक ऐसा स्टेट होता है जहां पर इतना बहुकोणीय कॉन्टेस्ट होता है और खासकर पंजाब जैसा स्टेट जहां पर भावनात्मक तौर पर बड़ा वोलेटाइल स्टेट है, आज से 5 साल पहले जब वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग में कर रही थी तो जो लोग बोलते थे और आज की तारीख में जब जाती हूं तो वो बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत तेजी से बदलता है। एक आंकड़ों का बाजीगर अगर मैं आपको कहूं तो होने के नाते कितना मुश्किल होता है ऐसे स्टेट में उन आंकड़ों को इकट्ठा करना, बताना कि यहां पर ये होने वाला है। नहीं श्वेता, स्टेट का मामला नहीं है, मामला है नेचर ऑफ कंटेस्ट का। हाँ। इस बात का जिक्र हो रहा है बार बार कि बहुकोणीय मुकाबला है। जितना बहुकोणीय मुकाबला होगा उतना मुश्किल हो जाता है, उतना चैलेंजिंग हो जाता है वोट का आकलन करना, किस पार्टी को कितनी सीटें आएगी इसका आकलन करना। मैं छोटे से उदाहरण के द्वारा बताने की कोशिश करूंगा। अगर एक ही पार्टी चुनाव लड़ रही होती तो सारे के सारे पोलस्टर्स, उनके प्रेडिक्शन एकदम ठीक होते। एक ही पार्टी चुनाव लड़ रही है, जैसे ही 2 हो जाते हैं तो चांसेस 50-50% है चुनाव जीतने का, तो आपकी चैलेंज जो है वो बढ़ जाता है। जितनी पार्टियां, जितना मल्टी कॉर्नर्ड कंटेस्ट होता है उतना मुश्किल होता है। और ऐसे राज्य में जहां 2-3 पार्टी तो दमदार हों और 2-3 छोटी छोटी पार्टियां हों जिनको छोटे छोटे वोट आएंगे, मतलब 2-4-5% वोट आते हैं, ये और भी चैलेंजिंग कर देता है। इससे भी बड़ा चैलेंज पंजाब का एक और है। पिछली बार जो पार्टी नहीं थी, इस बार वो पार्टी मैदान में है। मैं अमरिंदर सिंह का जिक्र कर रहा हूं। अमरिंदर सिंह पिछली बार कांग्रेस में थे, अब वो कांग्रेस छोड़ अपनी नई पार्टी बना लिए हैं, तो उनका आकलन कर पाना और भी मुश्किल होता है। तो सचमुच श्वेता, पंजाब तो एक नाइटमेयर है पोलस्टर्स के लिए। लेकिन विनोद जी, जो
न केवल ये आकलन बल्कि वो नई पार्टी जब संजय जी ने कहा तो मुझे लगा कि शायद किसानों की पार्टी भी बोलेंगे, क्योंकि किसानों की नाराजगी जो है उसको सब टैप करने की कोशिश कर रहे थे, पर उनकी तो अपनी पार्टी बन गई। नहीं, देखिए, किसानों की पार्टी बनी जरूर है, लेकिन किसानों की पार्टी के साथ समस्या ये है कि किसानों की पार्टी एक तो तुरंत चुनाव के पहले बनी, तो जो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है किसी भी राजनीतिक दल का, वो उसका नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब आप आंदोलन करते हैं तो सारे लोग एक साथ हो जाते हैं। अभी मान लीजिए किसी मोहल्ले में अगर किसी बाउंड्री वाल बनवाने को लेकर आंदोलन हो तो पूरा मोहल्ला एकजुट हो जाएगा, लेकिन जैसे वो इशू सॉल्व हो जाएगा तो सबका पॉलिटिकल बिहेवियर बदल जाता है, फिर जिसको जिसको जहां वोट देना होता है। यही किसान आंदोलन के साथ भी है कि किसान आंदोलन के दौरान तो सारे इकट्ठे थे। अब किसानों की जो 35-36 जो जत्थेबंदियां जो पंजाब की यहाँ आई थी, उनमें खाली 2 बड़ी जत्थेबंदियां हैं जो चुनाव में हैं, एक चढ़ूनी जो हरियाणा से हैं और एक दूसरे राजेवाल, और उनके साथ कुछ लोग और हैं। अब जो प्रमुख तमाम बड़ी जत्थेबंदियां जैसे उग्राहा है और दल है, वो चुनाव मैदान में नहीं है। तो कुल मिला के किसानों की पार्टी कोई बहुत प्रभाव नहीं डाल पा रही जो आ रही है। हाँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, वो किसका वोट कितना काट रहा है, ये इसका आकलन अगर संजय जी करें या इनके जैसे जो सेफोलॉजिस्ट हैं वो लोग करें तो कुछ तस्वीर साफ हो सकती है। क्योंकि देखिए, आमतौर पर पंजाब में मैं इसको त्रिकोणीय कहूँगा, एक तरफ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन, ये 3 फोर्सेज हैं जो सामने आपको मैदान में लड़ती हुई दिखाई पड़ेंगी, जिनके बारे में लोग चर्चा करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी का गठबंधन है, उसके बारे में लोग यही कहते हैं ज़्यादातर कि वोट कटवा की भूमिका में ज़्यादा है, जो अगर आप पंजाब के लोगों से बात करें। और किसानों की पार्टी का कोई ज़्यादा जिक्र करता नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, हमारा अखबार भी वहाँ से है, तो ज़्यादातर इन्हीं 3 की बात होती है। मुख्य रूप से तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात होती है, और उसके बाद शिरोमणि अकाली दल, बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन की बात होती है। विजय जी, एक लंबा दौर चला है जब देश के अलग अलग प्रदेशों में मिली जुली सरकार, लेकिन आज की तारीख में ऐसा लगता है कि जैसे लोग मन बना लेते हैं और इस वजह से अब वो मिला जुला वाला दौर निकलता नजर आता है। लेकिन एक स्टेट में अगर इतनी सारे कॉर्नर्स दिख रहे हैं, इतने सारी पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो उसमें गुंजाइश इसकी बन जाती है। बिल्कुल, आप सही संभावनाएं देख रही हैं पंजाब में। मैं भी ऐसा समझता हूं कि एक तो ये समझना कि एक दौर खत्म हो गया। हम 90s के दौर में जब देख रहे थे, 96 में, 7 में, फिर जब लगातार हुआ तो हम सोच रहे थे गठबंधन का दौर चल रहा है और अब एक पार्टी को मेजोरिटी मिलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद 2014 में, 19 में जिस तरह से मेजोरिटी आई और अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने या कांग्रेस ने भी कई जगह पर मेजोरिटी की, तो अभी गठबंधन का दौर खत्म नहीं हुआ। और पंजाब के लिए मैं समझता हूं कि मुझे अब भी संभावना लग रही है कि पोस्ट पोल अलायंसेस निकल कर आए। आज जो भारतीय जनता पार्टी और अमरिंदर साथ हैं, क्या वो अकाली दल के साथ जा सकते हैं, या आम आदमी पार्टी को एक बहुमत नहीं मिलता यदि एक बड़ी पार्टी के तौर पर, तो वो किसका साथ लेगी, या कांग्रेस किसके साथ जा सकती है। तो मुझे अभी पंजाब जो है सबसे ज्यादा हंग असेंबली की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, मतलब अनप्रिडिक्टेबल है। और वहां पोस्ट पोल अलायंसेस की संभावनाएं सबसे ज्यादा मुझे दिख रही हैं, और ये संभावनाएं अब उत्तर प्रदेश में भी दिख सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश में तो प्री पोल अलायंसेस बहुत सारे हो गए हैं, तो वो पार्टियां किस तरह से बिहेव करती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश को भी प्री पोल अलायंस के बाद पोस्ट पोल अलायंस पर नहीं आप इनकार कर सकते कि वहां नहीं होगा। इस बार हो सकता है कि वहां पर भी पोस्ट पोल अलायंसेस हों, लेकिन पंजाब मुझे लगता है कि पोस्ट पोल अलायंसेस पे जाएगा। आप समझिए ना कि अकाली दल क्यों अलग हुआ था भारतीय जनता पार्टी से, किसान आंदोलन को लेकर, किसानों के कानून को लेकर और वो सब, तो वो मामला तो खत्म हो गया। तो अब वो यदि जरूरत पड़ेगी, और वो अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के सबसे करीब है, अमरिंदर भी अकाली दल में रहे हैं, और वो जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है वो सबकी एक साथ विचारधारा है, तो उसको भी किस तरह से काम में लिया जा सकता है। और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस तो नहीं जाएंगी साथ में, ऐसा लगता होगा, लेकिन आप याद कीजिए कि जब केजरीवाल जी कोई ना कोई सर्वे कर लेंगे आज शाम तक। केजरीवाल जी तो सबसे उसमें एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं पोस्ट पोल अलायंस में, अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है। हाँ, तो अकाली बीजेपी के बीच में अमरिंदर भी ब्रिज का काम करने का, वही मैं कह रहा हूँ कि अमरिंदर कर सकते हैं। और जिसको कहते हैं डील ब्रोकरेज, दिल्ली में शीला दीक्षित के खिलाफ पूरा अभियान चलाने के बाद कांग्रेस के साथ चले गए। समर्थन। बहरहाल राजनीति है, और दिलचस्प तो है कम से कम पंजाब के जो मौजूदा हालात हैं और जिस तरह से वहां पर चुनाव चल रहे हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश का हम रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे 4 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौसमी सिंह जसवंत नगर से हैं, करहल से अर्पिता आर्या हैं, कानपुर से शुभंकर मिश्रा हैं, और हिमांशु हमारे साथ हैं इस समय फिरोजाबाद से। मौसमी, अलग अलग गठबंधन एक तरफ, लेकिन परिवार का गठबंधन एक तरफ। मुलायम जी की सीट, आज चाचा यहां से हैं, और सबसे बड़ी चीज जो यहां से प्रोजेक्ट होने की कोशिश है वो यही कि हम साथ साथ हैं। बिल्कुल आपने सही कहा श्वेता, और कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव की सीट थी जो
पिछले 5 बार से चाचा के पास है और यही जो बीच परिवार का गठबंधन है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि शिवपाल सिंह यादव जो है अपनी पार्टी का विलय नहीं किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी में उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी रहेगी, पर वो साइकिल के सिंबल पर लड़ रहे हैं चुनाव और लगातार ये कह रहे हैं कि जो जसवंत नगर की जीत है वो करहल की जीत से पीछे छूटेगी। क्योंकि करहल में प्रचार कर रहे थे भतीजे के लिए आप, और आप चाहते हैं कि करहल की जो विक्ट्री मार्जिन है वो ज्यादा हो। तो ये बताइए कि 2017 से ऐसा क्या बदल गया एकाएक? देखिए, हम दोनों लोग एक हो गए। अभी एक हुए कि नहीं? पार्टी अभी भी हो गए, दिल से एक हो गए। दिल से एक और साइकिल से ही मैं लड़ रहा हूँ और समाजवादी पार्टी से ही लड़ रहा हूँ। पार्टी जरूर हमारी रहेगी, लेकिन हम लड़ रहे साइकिल से और समाजवादी पार्टी से। पर इस बार ऐसा कहा जा रहा है, लगातार भाजपा ये आरोप भी लगा रही है, तमाम युवा कार्यकर्ताओं से बात की कि सिर्फ जो है समाजवादी पार्टी जातिवाद करती है। सैफई परिवार जो है शिवपाल यादव पर्चा बनाते थे और जिसका नाम लिखते थे उसकी भर्तियां होती थी। ऐसा आरोप लगातार चाहे अमित शाह हो या योगी आदित्यनाथ हो, सैफई परिवार सिर्फ अपना विकास करता है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी वाले झूठे हैं और झूठ को इतना बोलते हैं जाने कहाँ से ट्रेनिंग पाते हैं। लेकिन अब की बार इनकी झूठ का भी पर्दाफाश हो जाएगा। ये 2022 में इनका सफाया भी होना है। ऐसे ही इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा भी दिया है। पर ऐसा कहा जाता है कि भाजपा नहीं चाहती कि आपका सफाया हो। चाचा जो है लगातार आपके जो कैंडिडेट है कमजोर हैं। जो करहल में कैंडिडेट है एसपी सिंह बघेल मंत्री को उतार दिया है और जसवंत नगर के कैंडिडेट का पता नहीं है भाजपा। देखिए, करहल का भी प्रत्याशी बहुत कमजोर साबित होगा, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी और अखिलेश यादव 1 लाख से ज्यादा से जीतेंगे। अब यहाँ भी हम भी लगभग 1 लाख से ऊपर जाएंगे, तो हम दोनों में कंपटीशन है। कंपटीशन चल रहा है। तो आपने तो उनके लिए प्रचार भी किया वहाँ पे। हाँ, हम और नेताजी ने भी प्रचार किया। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई अखिलेश की इस बार जमीन खिसक रही थी, इसीलिए पूरा परिवार उतर गया प्रचार करने के। यही तो झूठ बोलने माहिर हैं। अब परिवार उतरा तो था शिवपाल जी। नेताजी वहाँ से सांसद, नेताजी भी आ गए। नेताजी सांसद हैं। और उनकी तबीयत नासाज रहती ना। मेरा ये कहना है कि क्या जरूरत है। 4 बार सांसद हैं। नेताजी को अभी भी तुम रोक नहीं पाओगी। अभी चल देंगे, वो लोकसभा में चले जाते हैं। लोकसभा में एक दिन भी गैर हाजिर नहीं होते हैं। भले तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं रहती है तो वो कभी रुकते नहीं हैं। अपनी इच्छा से आए आप। अपनी इच्छा से आते हैं और वो अपनी जनता को भी नहीं छोड़ते हैं, लोकसभा नहीं छोड़ते हैं। जो जनता ने लोकसभा के लिए तो चुना है, और क्षेत्र भी नहीं छोड़ते हैं नेताजी। अब नेताजी को भी इस तरीके से कहने लगे हैं। अच्छा बताइए, प्रधानमंत्री हैं, इन्हें अपने पद की गरिमा रखना चाहिए। और भी मंत्री हैं, उनको अपने पद की गरिमा, कभी पद की गरिमा रखी है इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कभी पद की गरिमा नहीं रखी है। आप लोग जब आपस में लड़ रहे थे तो अलग। अच्छा, उन्होंने यहाँ पर देखिए गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई चरम सीमा पर फैला दी और पूरे प्रदेश और देश को बहुत पीछे छोड़ दिया है। न तो विकास कराया है, कितनी जनता परेशान हुई। उधर कोरोना जैसी बीमारी आई, डेंगू जैसी बीमारियां आई। आप ही बताइए। तो बघेल साहब वहाँ पे बोल रहे हैं कि लगातार कई बूथों पे प्रॉब्लम हो रही है, जाके लगातार वो दौरा कर रहे हैं। ये आरोप लगाते हैं वो कि बूथ कैप्चरिंग से जीतते हैं अखिलेश यादव। बूथ कैप्चरिंग से जीतेंगे, वरना जीत नहीं पाएंगे अगर वो ठीक। हम लोगों ने बूथ कैप्चरिंग नहीं, यहाँ भी अब कहोगे, अब पड़ रहा है वोट यहाँ वोट पड़ रहा है, यहाँ देखा हो जा, यहाँ देखिए। मैं आपके कैंपेन में आई थी, आपने कहा था कि जहाँ वोट ज्यादा पड़ेगा वो मेरे दिमाग में फीड हो जाएगा, फिर वहाँ का काम होगा। फिर विकास करेंगे। तो ये डराना नहीं है। नहीं, ये देखा विकास चल रहा। विकास के लिए देखिए, विकास पे ही जनता वोट देगी। हैं उनकी जो देखिए, जो वोट नहीं देगा उसका विकास नहीं करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, मैंने तो हर जगह का किया।
इतना तो मौसमी- उनको कहना पड़ेगा, तुम्हारा मौसमी, विकास अगर एक करेंगे, सवाल आप हम पूछ पाए, जीतेंगे, प्रधानमंत्री ने तभी अभी तो हरदोई विकास में जो करेंगे, रैली की, सरकार बनाएंगे, उसमें तभी तो उन्होंने चाह रही है। जी। उसमें प्रधानमंत्री ने हरदोई में जी। रैली की, उसमें उन्होंने कहा कि जब बम धमाके होते थे उसके लिए साइकिल को ही क्यों चुना जाता था। कोई सीधे तौर पर कोई आरोप नहीं है, लेकिन उन्होंने आतंकवाद के साथ जोड़ा है उस रैली में। श्वेता, आप सीधे सवाल खुद ही कर लीजिए, आपको स्पीकर पे डाल रहे हैं। श्वेता आपसे सवाल कर रही है स्टूडियो से। श्वेता बताइए। जी, प्रधानमंत्री अभी हरदोई में बोल रहे थे, संवाददाता वहां पर जो वोटर हैं उन्हें संबोधित कर रहे थे, और उसमें उन्होंने कहा कि आखिर जो बम धमाके हुए उसमें साइकिल का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता था, तो वो अप्रत्यक्ष एक आरोप लगा रहे हैं। बम धमाकों में साइकिल का इस्तेमाल होता था, प्रधानमंत्री ने रैली में कहा है। श्वेता पूछ रही है आपसे क्या? कभी ऐसा नहीं। देखिए, मैंने कहा कि ये पद की गर्मा गिरा रही। प्रधानमंत्री, अगर देश का प्रधानमंत्री झूठ बोले हैं तो वो तो जुमलेबाज साबित ही हो गए। कितना जुमलेबाजी ये प्रधानमंत्री, इसलिए तो सफाया इनका होना है, इनका सफाया होना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। क्या आपको लगता है साइकिल का सिंबल बदलना चाहिए? इस तरह से जिस तरह से लगातार आरोप लगते हैं, तो साइकिल सिंबल बदलना चाहिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना कि साइकिल का इस्तेमाल होता है, तो तंज का असर है साइकिल। देखिए, जनता इनको ही बदल देगी जी। जनता फिर भारतीय जनता पार्टी को ही बदल देगी। हैं? श्वेता, और कोई सवाल आपका? नहीं, मौसमी सुन सकते हैं आपको। मौसमी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। बहुत स्पष्ट बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से हम तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, हिमांशु, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, और जैसा कि जो मौसमी ने सवाल पूछा था वहां से उठाते हुए मैं पूछूंगी कि करहल से एक केंद्रीय मंत्री को उतार देना, भारतीय जनता पार्टी एक सीट जीतने का प्रयास करती है या फिर पूरे प्रदेश को एक संकेत देने का प्रयास कर रही है? किसी भी तरीके से जो है फ्री हैंड नहीं देना चाहती थी अखिलेश यादव को, और इसीलिए एसपी सिंह बघेल को वहां से उतारा। और एसपी सिंह बघेल जो हैं वो समाजवादी पार्टी के अंदर भी रह चुके हैं और मुलायम सिंह यादव के सिक्योरिटी में रह चुके हैं, और वो बीएसपी में रहे हैं, तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि, और अब वो बीजेपी में है, तो उनको हर पार्टी के कार्यकर्ता की नब्ज मालूम है। और फिरोजाबाद से वो चुनाव भी जीते हैं, और अभी वर्तमान में आगरा से जो है वो सांसद हैं। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को बांधकर ये मैसेज देना चाहते थे कि बीजेपी जो है किसी भी कीमत पर कहीं भी किसी भी विधानसभा सीट को हारना नहीं चाहती है। और इसीलिए अगर अखिलेश यादव ने करहल से जो है दम ठोका तो वहां एसपी सिंह बघेल को ले आए। और ये कारण है कि बीजेपी चुनाव को चुनाव की तरीके से लड़ती है। आप देखिए 2014 के बाद से जिस तरीके से बीजेपी के अंदर एक ट्रेमेंडस चेंज आया है, कभी ये नहीं हुआ कि बीजेपी ने किसी चुनाव को हल्के से लिया हो, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हो, विधानसभा का हो या सांसद का हो। यहां तक कि मैं आपको बताऊं, आप याद कीजिए, अब से 1 साल पहले ग्रेटर हैदराबाद की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसका चुनाव था, वहां खुद भूपेंद्र यादव गए थे, वहां पर गृह मंत्री अमित शाह वहां कैंपेन करने गए थे। तो एक तरीके से हर चुनाव को बीजेपी बहुत सीरियसली लेती है और किसी भी। चलिए हम बातचीत जारी रखेंगे। अर्पिता, आपके पास, शुभांकर आपके पास भी लौटेंगे। पंजाब में भी मतदान पर नजर डाल लेते हैं। एक दौर में ही पूरा प्रदेश वोट डाल रहा है। जो बोले सो निहाल, न विरोधियों का डर न वोट का आकार। पंजाब की चुनावी लॉटरी में कौन होगा मालामाल, किसका पिटेगा दिवाला, कौन होगा कंगाल। दाग रहेंगे बेअसर जो गल हो दमदार। तख्त की जंग में आज सन ऑफ सरदार। पांच महीने से पंजाब का तख्त संभाल रहे चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने ताज से करीब करीब सारे कांटे निकाल दिए हैं। अब पूरे 5 साल सत्ता में निहाल होने का अरमान है, इसीलिए सुबह घर से निकले तो पहले गुरुद्वारे पर मत्था टेका, लंगर चखा, फिर मंदिर में सिर झुकाया, इस मन्नत के साथ कि पंजाब में राम राज्य कायम हो और राजा राम वाली भूमिका उन्हीं को मिले।
पंजाब का भला हो, पंजाब की तरक्की हो, पंजाब में आने वाली सरकार बहुत अच्छी बने। आगे परमात्मा की मर्जी, अब लोगों की मर्जी है। हमने सब कुछ अपनी तरफ से ज़्यादा कोशिश की है। अब जो लोग चाहेंगे, जो परमात्मा चाहेगा। चन्नी के ताज का सबसे बड़ा कांटा खुद उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू थे। सीएम पद की दौड़ से सिद्धू फिलहाल बाहर हैं। आज अपनी सीट अमृतसर ईस्ट में वो वोट डालने पहुंचे तो सिर पर गुलाबी पगड़ी और गले में गुलाबी दुशाला थी। बड़ी बात ये कि सिद्धू के अल्फाज की चिर परिचित गुलाबी खनक भी आज कई दिनों बाद दिखी। मेरे विरोधी पैसे बांट रहे हैं, उनके पल्ले ही हराम का पैसा है, पंजाब के साथ गद्दारी का पैसा है। तो ये लड़ाई भाई लालो और मलिक पागो की है। तो आपको पता है कि हक हलाल किसके पास। ये आपको पता लग जाएगा कि नायक जीतेगा या खलनायक जीतेगा। आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान ने आज बड़े दिन की शुरुआत गुरुद्वारे में मत्था टेक कर की। वोट डालने के बाद भगत सिंह का नाम लेकर वही संदेश दोहराया जो कल उनके आलाकमान केजरीवाल ने दिया था कि जो वोटर कार्ड है, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी, उनके जैसे हजारों योद्धाओं ने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें ये वोटर कार्ड लेके दिया है। इसको किसी लालच में या किसी दबाव में आकर किसी को पकड़ाना नहीं है। अपनी मर्जी से वोट करो, जिसको मर्जी वोट करो। इस चुनाव में सबसे बुजुर्ग उम्मीदवार के तौर पर 94 बरस के दिग्गज प्रकाश सिंह बादल भी मैदान में हैं। बादल लांबी सीट पर वोट डालने पहुंचे तो मीडिया कैमरों के सामने जीत के भरोसे की भरपूर नुमाइश की। पंजाब के वोट युद्ध में सारे योद्धा अपने अपने मोर्चों पर उतरे। कांग्रेस से बगावत करके कैप्टन अमरिंदर इस बार बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अमरिंदर ने अपनी सीट पटियाला में वोट डाला। अमृतसर में सिद्धू को चुनौती दे रहे विक्रमजीत सिंह मजीठिया अपनी पारंपरिक सीट मजीठा से भी मैदान में हैं। उन्होंने यहीं पर वोट डाला। सुखबीर सिंह बादल, उनकी पत्नी हरसिमरत कौर और पार्टी से खफा बैठे पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा भी अपना वोट डालने पहुंचे। सबका दावा यही है कि फतह उन्हीं की होगी। We are sweeping Patiala. Where is the मुश्किल? कैप्टन साहब, नवजोत सिंह सिद्धू ने वोट डाला और ये कहा कि बदलाव के लिए वोट डाला है। किसके लिए बदलाव? वो तो बदलाव कितने सालों से कर रहा है, पता नहीं क्या बदलाव की बात करता है। कोई सिद्धू प्रोग्राम लगाना चाहता है, पता नहीं क्या प्रोग्राम है उसका पंजाब में। कितनी बड़ी चुनौती इस बार के इलेक्शन को? Not much. I think elections have gone very well, and I think हम जीतेंगे। और क्या है? बहुत बढ़िया इलेक्शन चल रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग वेव अकाली दल बीएसपी की चल रही है और इसीलिए आप देखेंगे सब बहुत एक्सेप्शनल रिजल्ट्स। सरकार अकाली दल बीजेपी 100% के साथ मिल सकती है बाद में? नहीं, हमारी तो अकाली दल बीएसपी के साथ है। क्या लगता है कि पूरे आएंगे, नंबर पूरे आएंगे 100%। और जिसमें 40 साल का मुद्दा या और मैं अभी कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि ये इलेक्शन कोड की वायलेशन होगा अभी। पंजाब में वोटिंग की तारीख 14 फरवरी से बढ़ाकर आज यानी 20 फरवरी की गई है। वजह थी संत रविदास की जयंती, जिनकी पंजाब के अनुसूचित जाति वर्ग में बड़ी मान्यता है। खुद सीएम चन्नी भी इस मौके पर रविदास जन्मस्थान वाराणसी पहुंचे थे। अब देखना यह है कि संत रविदास के चुनावी प्रसाद में से किसे कितना हिस्सा मिलता है। कमलजीत संधू, सुप्रिया भारद्वाज और सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां आज कर रहे हैं। हरदोई के बाद उन्होंने उन्नाव में भी रैली की है और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी को बीजेपी ने अंधेरगर्दी से बाहर निकाला है। पीएम ने परिवारवाद को लेकर भी समाजवादी पार्टी पर हमला बोला।
और उन्नाव से पहले हरदोई की रैली में पीएम ने पुराने आतंकी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा था कि पहले सीरियल धमाकों में साइकिल का इस्तेमाल होता था, इसका क्या मतलब समझा जाए। उन्होंने बोला इशारों में, लेकिन निशाना पूरी तरीके से साफ था। क्योंकि कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही आतंकवादियों के प्रति मेहरबान रहे हैं। ये राजनीतिक दल वोट बैंक के स्वार्थ में आतंकवाद को लेकर नरमी बरतते रहे हैं। ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत खतरे की बात है। इसलिए हर देशवासी को इसके बारे में जानना जरूर चाहिए। साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। हमें ऐसे लोगों से, ऐसे राजनीतिक दलों से हमेशा सतर्क रहना है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का रवैया और भी खतरनाक रहा है। ये लोग ओसामा जैसे आतंकवादी को जी कहकर बुलाते हैं। ये लोग बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के सफाए पर आंसू बहाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के दो स्ट्रांग पॉइंट हैं जिस पर प्रधानमंत्री का सीधी सीधी बात है कि लोग उन चीजों को समझें। अव्वल तो ये कि केंद्रीय तौर पर अगर देखें तो नेशनल सिक्योरिटी, और अगर राज्य के तौर पर देखें तो कानून व्यवस्था। ये स्ट्रांग पॉइंट्स का जिक्र इसीलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारी ऐसे वीक पॉइंट्स हैं, वीक एरियाज हैं जिनके बारे में लोग ध्यान न दें, या फिर अगर वो हैं तो उससे बीजेपी उबरे। अब कानपुर हम आपको लेकर चलते हैं जहां से शुभांकर हमारे साथ हैं। कानपुर एक ऐसा क्षेत्र है शुभांकर जहां से बिकरू कांड हुआ था और बिकरू कांड के बाद एक आवाज ये उठी थी कि क्या ब्राह्मण नाराज हो गए हैं बीजेपी से, वो जिन्होंने पिछले चुनावों में 82% की संख्या में उन्हें वोट दे दिया था। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है, लेकिन आप शहरी इलाके में भी खड़े हैं तो इस समय ये भी हम समझना चाहेंगे क्योंकि कानपुर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो छोटे छोटे तौर पर शुरू हुई, चाहे हम मेट्रो का काम देख लें या फिर ट्रैफिक डीकंजेशन, ट्रैफिक किसी तरीके से वहां सुचारू रहे जो कि एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। गंगा जी की सफाई हो जाती है, टैनरीज का मुद्दा हो जाता है। लोग इन सभी मुद्दों को ले रहे हैं या फिर एक शहरी इलाका होने के नाते जो एक तरह से एक भावनात्मक भी कई सारी चीजें सामने आ जाती हैं वो भी आपको सुनाई दे रही हैं। श्वेता, आपने स्ट्रांग पॉइंट एंड वीक पॉइंट की बात की थी, मैं वहां से शुरुआत करता हूं। स्ट्रांग जज्बा यहां जो है कानपुर के लोग दिखा रहे हैं। यहां पर देखिए, ये जो मैम मेरे साथ है, इन्हें थोड़ी देर पहले जिलाधिकारी ने प्रशस्ति पत्र दिया है और ये मैम मुझसे कह रही थी, मुझे लगता है आप भी शायद बहुत इंस्पायर होंगे इनसे, कि जोश होना चाहिए। मैम क्या कह रही थी आप? क्या कह रही थी? जोश होना चाहिए कैसे? हम हम कहें कि बच्चों से कहें कि अम्मा नहीं चल पाओगे, हम कहें कि हम चलेंगे वोट डालने। हम गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी में बैठ के आए, एक्सीडेंट, मेरा हड्डी टूट गई थी, कुल्ला का ऑपरेशन हुआ है भैया। देखिए श्वेता, लोग कहते हैं ना, एक घूंट पानी ना मिले तो मौत आती है और एक वोट सरकार बदल जाती है। चाची कह रही घर वाले लाना नहीं चाह रहे थे लेकिन हम फिर भी लेकर आए। सर भी ऐसे ही है। सर, आपकी स्थिति जो है वो सही नहीं थी, लेकिन क्या जज्बा था कि आप वोट देने आए, क्योंकि आप बहुत लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। जी, तो क्या मन में लेकर था जो वोट देने आप आए? हाँ, अपने जोश हमारे मन में था जी कि अपना सब वोट देना है, देश के हित में काम करवाना साथ है। देखिए श्वेता, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से कानपुर में जो सेकेंड हाफ में वोटिंग बढ़ी है और ये पूरे देश के लिए प्रेरणा भी है कि अगर इस स्थिति में ये यहाँ वोट देने आ सकते हैं तो आप भी अपने घर से निकलिए, आखिरी समय जो है उसमें आइए। और देखिए, कई लोग तालियां बजा रहे हैं यहाँ पर इनके लिए।
थोड़ी देर पहले डीएम ने भी इनकी सराहना की और अब सभी लोग इनके लिए यहाँ गैदर हैं, इनका सम्मान कर रहे हैं। ये प्रशस्ति पत्र तो डीएम ने दिया था, लेकिन ये तालियां जो हैं ये शायद इस सम्मान के हकदार है। और बाकी रही बात मसलों की, तो जिन मसलों का जिक्र आपने किया, चाहे वो बिकरू कांड की बात की जाए या बाकी कई और मसले थे, कई मसले ऐसे रहे जो सुर्खियों में ज्यादा रहे, लेकिन जब आप ग्राउंड पे लोगों से बात करते हैं तो वही पुरानी धारणा कानपुर में कम से कम महसूस होती नजर आ रही है, वही पुराना मेल मिलाप जो है। और यहां पर भी अगर लोगों से आप बात करेंगे तो उनकी वही बातें ऑफ द रिकॉर्ड निकलकर सामने आ रही है। व्यक्तिगत लगाव है, जिस सीट पर हम फिलहाल मौजूद हैं, सतीश महाना को लेकर उनका एक जुड़ाव है जो बार बार अक्सर लोग जाहिर कर रहे हैं। हालांकि वोटिंग परसेंटेज जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है और इस वजह से ये परसेंटेज का झुकाव किसकी तरफ है, ये पक्ष में है या विपक्ष में है, क्योंकि दावे दोनों तरफ से हैं। तो ये दिलचस्प है। लेकिन मुझे लगा श्वेता ये जो है ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए ये थोड़ी देर पहले डीएम ने इनको दिया था और मैडम को हमने खास आपके लिए रोक रखा था क्योंकि ये आपकी प्रशंसक भी हैं, इन्होंने कहा हम आपको देखते भी हैं और मुझे लगा कि इससे पूरे देश को हम इंस्पायर कर सकते हैं। चलिए, नहीं अच्छी बात है और कानपुर जैसी जगह में भी लोगों को देखना चाहिए। देखिए ये कोई ऐसा बड़ा केंद्र है, वहां पुराना मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है कानपुर को। अब लोगों को तो वहां पर बढ़ चढ़कर वोट देने आना चाहिए ताकि लोग देखें कि देखो कानपुर में कितने लोग शहर में आकर वोट देकर गए हैं। अभी भी थोड़ा सा समय बाकी है, वोटिंग परसेंटेज आप कानपुर की बढ़ाइए। फिरोजाबाद से हमारे साथ हिमांशु मिश्रा इस समय हैं। हिमांशु, प्रधानमंत्री जो अगले दौर की वोटिंग के लिए जो रैलियां कर रहे हैं उससे नैरेटिव पूरे दूसरी तरफ अब जाने लगा है। पूरे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो हैं अब कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद ऐसे मुद्दों को लेकर सामने आ रहे हैं और आज के दौर का मतदान सीधा निशाने पर है, जहां पर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स समाजवादी पार्टी के दिख रहे हैं या फिर समूचे चुनावों की नैरेटिव को अब धीरे धीरे एक दिशा देने की कोशिश है। देखिए श्वेता, मैं आपको दो चीज बता देता हूं। पंजाब के चुनाव से कुछ दिन पहले कुमार विश्वास ने जिस तरीके का बयान अरविंद केजरीवाल को लेकर दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा निशाना जो है अरविंद केजरीवाल पे लगाया था और उनको खालिस्तानी समर्थक से लेकर आतंकी समर्थक तक कहा। और उसके बाद जब आज पंजाब को लेकर पोलिंग हो रही है और उत्तर प्रदेश को लेकर चौथे चरण के लिए वो जब कैंपेन कर रहे हैं, तो आज आतंकी घटना के साथ जिस तरीके से अखिलेश यादव का एक फोटो जो है, पुराना फोटो है, वो वायरल हुआ है एक आतंकी के पिता के साथ। तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जब अहमदाबाद के अंदर ब्लास्ट हुए थे तो साइकिल को चुना गया था वहां पे ब्लास्ट करने के लिए, तो उनको सोचने में बड़ा लग रहा था। तो कहीं ना कहीं इशारा जो है सीधा सीधा अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के ऊपर है कि देखिए आपके आतंकी तार जो है वो कहीं ना कहीं कुछ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हीं अहमदाबाद ब्लास्ट का जो दोषी है उसके पिता अखिलेश यादव के साथ मिले थे। इसकी फोटो को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है अखिलेश यादव को लेकर। तो कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट करने की कोशिश है लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ जो है कि देखिए समाजवादी पार्टी के जो तार है वो एंटी नेशनलिस्ट लोगों के साथ भी हैं जो देश के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट तक कराते हैं। इस तरीके की चीजें जो हैं वो बीजेपी की तरफ से लगातार कही जा रही थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है इशारों के अंदर जो है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के ऊपर जो है कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब देखना यह है कि अखिलेश यादव जो है वो इसका किस तरीके से जवाब देते हैं। उन्होंने अनुराग ठाकुर का तो जवाब दिया था, लेकिन अब देखना यह है जब वो क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन इशारों के ऊपर जो हमले किए गए हैं उनके ऊपर और उनकी पार्टी के ऊपर, उसको लेकर। लेकिन इतना जरूर है कि जैसे जैसे चुनाव आता जाएगा ये चुनावी जंग में जुबानी जंग जो है वो ज्यादा तेज होती जाएगी और कहीं ना कहीं जो मूल मुद्दे हैं वो पीछे छूट जाएंगे। जातीय समीकरण और जुबानी जंग के अंदर जो आरोप प्रत्यारोप है वो चुनावी मुद्दे बनकर उभर जाएंगे श्वेता। वाकई, और वैसे भी चुनाव आयोग की तरफ से एक सेट गाइडलाइंस रहती हैं, लेकिन अगर अलग अलग चरण में मतदान होता है संजय जी तो उसमें कॉम्प्लिकेट भी हो जाती हैं वो गाइडलाइंस, क्योंकि टेलीवाइज्ड एड्रेस होता है, सारे लोग देख रहे होते हैं और जिस दौर में मतदान चल रहा है वहां के लोग भी उसे देख रहे होते हैं। बहरहाल हम अगर सिर्फ इस वोटिंग परसेंटेज को देख लें कि 3 बजे दोपहर तक अगर 50% को पार कर चुका है वोटिंग परसेंट, तो ये एक स्वस्थ फिगर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता जी, देखिए 3 बजे तक अगर 50% मतदान हो गया तो ये देखिए 6 बजे तक मतदान होना है, 3 घंटे और बाकी हैं। और अगर इसको एवरेज भी हम देखें जब सुबह 7 बजे दर्शकों को भी बता दें 3 घंटे यानी 3 बजे तक का डेटा है, तो 3 प्लस
3:06 हो जाता है। अभी से तो अब तो मुश्किल से केवल सवा घंटा है। मतदान में सवा घंटा बचा है, लेकिन हम उस समय के प्रतिशत की बात कर रहे हैं जब ये लास्ट अपडेट किया गया जो 3 बजे था। तो मैं ये कह रहा हूं 3 बजे के बाद भी 3 घंटे और बाकी थे, तो निश्चित रूप से पिछले बार का जो मतदान प्रतिशत रहा इन इलाकों में, जिन इलाकों में आज वोट पड़ रहे हैं, 2017 का अगर हम देखें तो तकरीबन यहाँ 60-61% मतदान हुए थे। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये इस बार का मतदान प्रतिशत इन 59 विधानसभा क्षेत्रों में पार करेगा 2017 के चुनाव। जी, करहल से अर्पिता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अर्पिता, केवल गढ़ बोलना किसी इलाके को या फिर ये देखना कि उस इलाके में वाकई काम कितना हुआ है। सैफई से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित करहल, जहां पर सड़क को अगर हम देख लें तो हर सड़क आपको दुरुस्त नजर आती है। उस हाईवे का हिस्सा गुजरता है, यहां से आगरा से लखनऊ जो होकर जाता है। अगर सैफई महोत्सव होता था तो उसका वीवीआईपी गेस्ट हाउस करहल में ही स्थित था। यानी करहल ने भी अपना फेयर शेयर देखा है, और इसीलिए आज जब वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक केंद्रीय मंत्री को उतारा है तो उसे भी बड़ी मुश्किल से और चुनौतीपूर्ण टक्कर देनी पड़ रही है। बिल्कुल, देखिए श्वेता, एक खास बात जो मैंने यहाँ पर देखी, यहाँ अगर आप लोगों से मुद्दे पूछने जाइए कि आपके पास मुद्दे क्या है या किस मुद्दे पर आप चुनाव करने जाएंगे, आप यूपी में अलग अलग जगहों पर जाइए, लोग मुद्दे बताएंगे। हो सकता है वहां बेरोजगारी का मुद्दा हो और वहां पर महंगाई का मुद्दा हो, लेकिन यहाँ आप मुद्दे भी पूछेंगे तो वो किसी पार्टी का नाम ले लेते हैं, वो नाम ले लेते हैं कि किसी नेता का। तो यहाँ मुद्दे भी, गढ़ जो आप कह रही हैं, तो गढ़ कितना प्रबल है वो इससे दिख जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो आप जिक्र कर रही हैं सड़कों का, यहाँ जो स्थानीय लोग हैं जब उनसे बात कीजिए तो सबसे बड़ी बात यही कहते हैं कि गांव गांव छोटे छोटे रास्ते भी सड़क से कनेक्ट हुए हैं। सड़क आपको वहां पर दिख जाएगी, इतना कि कम से कम आप अपनी गाड़ी भी लेकर वहां तक जा पाए। तो एक ये लोग विकास का जिक्र करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बिजली की इश्यू के लिए लोग कहते रहते हैं कि बिजली यहाँ पर नहीं मिला करती थी और उस पर बहुत सुधार हुआ। तो एक छोटी सी जगह जिसको इन कारणों से, हालांकि बीजेपी अलग बातें कहती है कि यहाँ सिर्फ सफाई में नाच गाने हुए, विकास कुछ नहीं हुआ। करहल को लेकर भी कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं, लेकिन जो कनेक्टिविटी की बात आप कर रही हैं वो एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर उसको जाहिर तौर पर मैं ऐसा मानूंगी कि हाँ यहाँ है। आप कहीं भी गांव में अंदर भी जाएंगे तो आपको सड़कें दिखेंगी। यहाँ पर आपको बिजली, जिस तरीके से लोग कहते हैं कि बिजली है, यहाँ पर बिजली की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सारे विकास की चीजें तो हुई हैं। लेकिन एक गढ़ सबसे मजबूत, गढ़ को तोड़ पाना, किस तरीके से बीजेपी उसको लेकर रणनीति रखती है, ये सबसे चैलेंजिंग बीजेपी के लिए भी है और बीजेपी ये बात समझ भी रही है और इसीलिए केंद्रीय मंत्री को यहाँ से लाया गया है। पूरी तैयारी के साथ मैदान में है और लोग पूरी तैयारी के साथ वोट डालने जा रहे हैं। बहुत कम समय बचा है। आपके क्षेत्र में अगर वोटिंग हो रही है तो जल्दी से जल्दी निकलिए और वोट डालकर आइए। और आइए अब आपको सुनाते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से खास बातचीत। असेसमेंट है बीजेपी का, 2 चरण हो गए हैं, तीसरे चरण की वोटिंग शाम तक खत्म होनी है। कितने सीट्स? उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में, 2019 में कमल का फूल खिलाया, 300 पार करके भाजपा को जिताया। इस बार फिर ट्रिपल सेंचुरी जनता के आशीर्वाद से भाजपा लगाएगी और पहले 2 चरण भी शानदार गए और तीसरे चरण में तो हम पहले से और बेहतर करके दिखाएंगे। आपने मोदी जी, योगी जी, अमित जी और बाकी सब पार्टी के नेताओं की रैली में जो जोश जुनून देखा है वो अपने आप में दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश को, विकास को आगे भी जारी रखना चाहती है, निरंतरता चाहती है और उत्तर प्रदेश की जनता यहीं पे नहीं रुकना चाहती। इसी तरह से अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, विकास युक्त उत्तर प्रदेश और नंबर 1 उत्तर प्रदेश बनाने के लिए योगी जी को फिर मौका देगी। इटावा में पूरा परिवार एक आया, मुलायम सिंह, शिवपाल और अखिलेश एक ही बस में नजर आ रहे हैं। बस तो एक थी, फोटो भी एक थी, लेकिन फोटो में साफ दिखता था अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी तो चाचा को क्या देनी थी, बस की कुर्सी भी देने से मना कर दिया। ये संकीर्ण सोच, ये कहीं ना कहीं दिखाती है कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। करहल पर कहा था कि मैं आके सिर्फ नॉमिनेशन करूंगा, लेकिन नेताजी को भी बुलाना पड़ा कैंपेन के लिए और नेताजी भी नाम भूल गए कैंडिडेट कौन था। ये साफ पता चलता है कि आखिरकार करहल पे स्थिति क्या है। एसपी सिंह बघेल जी जमीनी स्तर के नेता हैं, लोगों के काम आते हैं और 24 घंटे लोगों के बीच में रहते हैं और देखिए करहल में इतिहास रचेंगे। एसपी सिंह बघेल जी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। अखिलेश का एक बयान और सामने आया कि बीजेपी के बूथों पर भूत नाचेंगे। जिन्होंने पहले आतंक को संरक्षण दिया हो, अपराधियों को संरक्षण दिया हो, अहमदाबाद बम धमाकों से सीधे तार पर
समाजवादी पार्टी के जुड़े हों। आखिरकार आतंकी परिवार का समाजवादी पार्टी का कनेक्शन क्या है? अखिलेश यादव जी की बोलती बंद क्यों है? क्योंकि आतंकियों के अब्बाजान, समाजवादी के भाईजान। आखिरी सवाल दे रहा हूं अनुराग जी आपको, असेसमेंट आज तीसरा चरण का चुनाव है, कितनी सीट तीसरे चरण में निकाल रही बीजेपी? आप चरण वाइज मत देखिए, आप ये देख लीजिए हर चरण में भारतीय जनता पार्टी आगे ही बढ़ रही है। ये जो कैराना से काशी तक ये आंधी तूफान और फिर सुनामी बनती जाएगी। 300 पार भारतीय जनता पार्टी करके दिखाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। ये थे अनुराग, हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर जी। इन्होंने तीसरे चरण की जो वोटिंग चल रही है उत्तर प्रदेश में, उसमें 59 सीटों पर मतदान चल रहा है। यहां के समीकरण क्या कहते हैं, देखिए। ये यूपी के चुनावी महाभारत का तीसरा अध्याय है, जहां दांव पर हैं 59 सीटें और कई दिग्गजों की किस्मत। लेकिन ये लड़ाई उस यादव लैंड की है जहां कभी समाजवादी पार्टी का दबदबा होता था, जिसे 2017 में बीजेपी ने अपने नाम कर लिया और जहां आज जीत हार का जनादेश ईवीएम में दर्ज हो चुका है। अब दोनों ओर से जीत के दावे हो रहे हैं। जिनके परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख दर्द कैसे समझेंगे? जो सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई, जो सरकार मजदूरों को पैदल पैदल चलाई, और आज भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं हैं। किस तरीके से किसान बर्बाद हो गया, एक परिवार वाला ही महंगाई की तकलीफ समझ सकता है। इस उत्तर प्रदेश में पहले केवल एक सिपाही महोत्सव होता था। महोत्सव के आयोजकों को स्वयं नहीं पता होता था किस महोत्सव का मतलब क्या है। उसमें न राग था, न रंग था, न भाव थी, न भाषा थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में महोत्सव का मतलब अयोध्या के दीपोत्सव से होता है। अखिलेश उम्मीद कर रहे होंगे कि 2022 का नतीजा 2017 के नतीजे से अलग और बेहतर हो। 2017 में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को यादव लैंड से पूरी तरह बेदखल कर दिया था। इस नतीजे को अखिलेश और उनका परिवार भुला देना चाहेगा। 2017 में बीजेपी ने 59 में से 49 सीटें, समाजवादी पार्टी ने 8, कांग्रेस ने 1 और बीएसपी ने 1 सीट जीती थी। इस नतीजे में 2017 के संपूर्ण नतीजे की पूरी झलक दिख गई थी। जब घर में ही इतनी करारी हार हो जाए तो सत्ता कहां से मिलती। बीजेपी अपनी सबसे बड़ी बहुमत के साथ सरकार में आई। अब 5 साल बाद समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी की कोशिशों में लगी है, तो तीसरे चरण का चुनाव बेहद अहम हो जाता है और उसमें भी सबकी नजर उस करहल सीट पर है जहां से अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं। उनका तो कोई भरोसा नहीं है। वो तो जहां जाना चाहेंगे वहां चले जाएंगे। उन्हें स्वार्थ जहां दिखाई देगा, कभी समाजवादी पार्टी में थे, कभी बसपा में थे, आज बीजेपी में है। कल कहाँ होंगे? कल हो सकता है बसपा में हो, कल हो सकता है समाजवादी पार्टी में आ जाए। उनका क्या है? वो तो केवल यहाँ किसी दिल्ली वाले बड़े नेता ने उन्हें कहा कि जाओ करहल में कुछ माहौल बनाओ, वो माहौल बनाने आए थे। लोगों ने ये चुनाव अपने हाथ में ले लिया है, अब मेरे हाथ से निकल गया है। लोगों ने कहा सब एसपी सिंह बघेल बन गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं हम बारूद तो थे, तोप नहीं मिली थी, तो तोप मिल गई है। तो तोप कुछ नहीं होती, लोहा होती है, वो दिशा और दशा तय करती है। तो निशाना बिल्कुल सही लग रहा है। करहल तो एक किनारा है। अखिलेश यादव को चुनाव का लंबा दरिया पार कर दूसरी ओर जाना है और ये चुनावी यात्रा आसान नहीं रहने वाली है।